दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी हौसले की एक ऐसी खौफनाक दास्तान है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, सिर्फ एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप 19 साल के हैं। आपकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है और अचानक एक दिन आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएं, जो दुनिया के किसी नक्शे पर नहीं है। एक ऐसा टापू जहां मौत हवा बनकर चलती है, जहां सुबह अगर आपको जला देने वाली गर्मी मिलती है, तो रात आपकी हड्डियों को जमा देने वाली ठंड लेकर आती है। 7 साल, जी हां, पूरे 7 साल, 2500 से ज्यादा दिन। एक अकेली लड़की जिसका नाम था ऐश्वर्या। वो जिंदा कैसे रही? उसने क्या खाया? वो किन राक्षसों से लड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, उस टापू का वो काला सच क्या था, जिसे जानकर ऐश्वर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं उस श्रापित टापू पर। कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 से। ऐश्वर्या एक बेहद खूबसूरत और खुशमिजाज लड़की, जो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ एक प्राइवेट क्रूज ट्रिप पर निकली थी। वो रात बेहद हसीन थी। समंदर शांत था, आसमान में तारे किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। क्रूज के डेक पर पार्टी चल रही थी, संगीत बज रहा था। ऐश्वर्या रेलिंग के पास खड़ी होकर समंदर की लहरों को देख रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये शांति तूफान से पहले की खामोशी है। अचानक सब कुछ बदल गया। पहले एक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज के कान सुन्न पड़ गए। क्रूज का इंजन फट चुका था। चीख पुकार मच गई। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। लोग समंदर में कूद रहे थे। ऐश्वर्या को कुछ समझ आता उससे पहले ही एक लोहे का बीम आकर उसके सिर से टकराया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो गहरे काले पानी में गिर गई। ठंडा पानी, नमकीन स्वाद और फिर सन्नाटा। जब ऐश्वर्या की आंखें खुली तो उसे लगा कि शायद वो स्वर्ग में है, लेकिन जो दर्द उसके शरीर में हो रहा था वो बता रहा था कि वो जिंदा है। उसने अपनी आंखें खोली। उसके मुंह में रेत थी, उसके कपड़े फटे हुए थे। वो एक सुनसान समुद्र किनारे पड़ी थी। वो उठी, लड़खड़ाते हुए। उसने चारों तरफ देखा। हेलो, कोई है? मॉम, रिया, राहुल? उसकी आवाज गूंजकर वापस आ रही थी। सामने मीलों तक फैला नीला समंदर और पीछे पीछे एक घना डरावना जंगल। ऐसा जंगल दोस्तों, जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। वहां के पेड़ हरे नहीं थे, उनके पत्ते गहरे बैंगनी और काले रंग के थे। हवा में फूलों की खुशबू नहीं, बल्कि बारूद और सड़ी हुई चीजों की मिली-जुली गंध आ रही थी। ऐश्वर्या को लगा कि शायद रेस्क्यू टीम आ जाएगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, पीने को पानी नहीं था। प्यास से उसका गला रेगिस्तान बन चुका था। लेकिन तीसरे दिन उस टापू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। तीसरे दिन की सुबह सूरज निकला, लेकिन वो कोई आम सुबह नहीं थी। सुबह के 10 बजते बजते हवा का रुख बदल गया। अचानक तापमान बढ़ने लगा। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। दोस्तों, उस टापू पर एक अजीब जादू था। वहां का मौसम कुदरत के हिसाब से नहीं चलता था। देखते ही देखते वो हरा भरा टापू एक भट्टी में तब्दील होने लगा। जो पेड़ अभी खड़े थे वो सूख कर कांटा बन गए। जमीन से भाप निकलने लगी। रेत इतनी गर्म हो गई कि उस पर पैर रखना मतलब अंगारों पर चलना था। ऐश्वर्या की नाजुक त्वचा झुलसने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर से पानी निचोड़ रहा है। वो पागलों की तरह पानी ढूंढने भागी। उसे सामने एक छोटा सा तालाब दिखा। वो दौड़कर वहां गई, अंजलि भरकर पानी पीना चाहा, लेकिन जैसे ही हाथ डाला वो चीख पड़ी। आह! पानी उबल रहा था। जी हां, टापू की गर्मी से तालाब का पानी खौल रहा था। ऐश्वर्या समझ गई कि अगर वो खुले में रही तो वो रोस्ट हो जाएगी। उसे बचना था, लेकिन कैसे? उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि कुछ केकड़े रेत के अंदर घुस रहे हैं। अगर ये बच सकते हैं तो मैं भी, उसने सोचा। ऐश्वर्या ने एक बड़े मरे हुए कछुए का खोल उठाया और पागलों की तरह रेत खोदना शुरू किया। उसने एक गहरा गड्ढा खोदा जहां सूरज की किरणें ना पहुंच सकें। वो उस गड्ढे में लेट गई और ऊपर से उस कछुए के खोल और कुछ पत्तों को ढक लिया। वो घंटों वहां लेटी रही, पसीने से लथपथ, प्यासी, मौत का इंतजार करती हुई। वो रो रही थी, लेकिन आंसू निकलते ही सूख रहे थे। ये थी उसकी पहली जीत। उसने सूरज को हरा दिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होना था। दिन ढला, रात हुई।
ऐश्वर्या को लगा कि अब रात को ठंडक मिलेगी, सुकून मिलेगा। वो अपने गड्ढे से बाहर निकली, लेकिन तभी हवा की एक ऐसी साएं साएं आवाज आई जैसे कोई रो रहा हो। और अगले 15 मिनट में जो हुआ वो विज्ञान के हर नियम के खिलाफ था। तापमान गिरने लगा तेजी से। जो रेत दिन में आग उगल रही थी वो अब बर्फ की तरह ठंडी हो गई। आसमान से ओस की जगह बर्फ गिरने लगी। ताड़ के पेड़ों पर आइसिकल्स लटक गए। तापमान 50 डिग्री से सीधा -10 डिग्री। ऐश्वर्या के पास क्या था? सिर्फ एक फटा हुआ गाउन। उसका शरीर कांपने लगा। उसके दांत इतनी जोर से किटकिटा रहे थे कि मसूड़ों से खून आने लगा। ये हाइपोथर्मिया की शुरुआत थी। उसे समझ आ गया कि ये टापू उसके साथ खेल रहा है, कभी आग कभी बर्फ। उसे आग चाहिए थी। उसने बचपन में डिस्कवरी चैनल पर देखा था कि पत्थर रगड़ने से आग जलती है। वो अंधेरे में कांपते हाथों से 2 पत्थरों को रगड़ने लगी। 1 घंटा, 2 घंटे, उसकी हथेलियां छिल गईं, खून बहने लगा। लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि वो जानती थी अगर वो रुकी तो वो अगली सुबह नहीं देख पाएगी। और आखिरकार एक चिंगारी। उसने सूखे पत्तों में आग लगाई। वो आग की लपटें सिर्फ गर्मी नहीं थीं, वो ऐश्वर्या की उम्मीद थीं। उस रात ऐश्वर्या, उस 19 साल की नाजुक लड़की की मौत हो गई और जन्म हुआ एक योद्धा का। अब दृश्य बदलिए। 3 साल बीत चुके हैं। अब अगर आप ऐश्वर्या को देखते तो पहचान नहीं पाते। वो कॉलेज जाने वाली लड़की अब नहीं रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे, शरीर पर कपड़ों की जगह जानवरों की खाल लिपटी थी जिसे उसने खुद अपने हाथों से सिला था। उसके हाथ में एक भाला था, शार्क की हड्डी और मजबूत लकड़ी से बना हुआ। अब वो भूख से रोती नहीं थी, वो शिकार करती थी। उस टापू पर सिर्फ मौसम ही कातिल नहीं था, वहां के जानवर भी किसी दूसरी दुनिया के लगते थे। एक वाकया बताता हूं आपको। एक दोपहर जब टापू का मौसम सामान्य था, ऐश्वर्या जंगल के बीच में थी। तभी उसे एक गंध आई, सड़े हुए मांस की गंध। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां खड़ा था शैडो बीस्ट। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छिपकली की जो एक शेर जितनी बड़ी हो, जिसकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त हो और जिसकी आंखें अंधेरे में लाल जलती हों। ये उस टापू का राजा था और ऐश्वर्या उसका नाश्ता। जानवर ने गुर्राते हुए छलांग लगाई। ऐश्वर्या हिली नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वो जानवर उसके पास आया, ऐश्वर्या जमीन पर लेट गई और फिसलते हुए उसके नीचे से निकल गई। और उसी पल खचक, उसने अपना भाला पूरी ताकत से उस जानवर के पेट के नरम हिस्से में घोंप दिया। जानवर चीखा और वहीं ढेर हो गया। ऐश्वर्या उसके पास गई, उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आज मेरी भूख तुम्हारी भूख से बड़ी है। उसने उस दिन सीखा कि इस टापू पर अगर जिंदा रहना है तो उसे इंसान बनकर नहीं, बल्कि जानवर बनकर सोचना होगा। लेकिन दोस्तों, पेट की भूख मिटाना आसान था। असली पहेली तो ये थी कि ये टापू आखिर है क्या। 7 साल बीतने को आए थे। ऐश्वर्या ने टापू का कोना कोना छान मारा था, सिवाय एक जगह के, टापू का उत्तरी हिस्सा, जहां हमेशा घना कोहरा छाया रहता था और जहां से अजीब सी नीली रोशनी चमकती थी। वहां जाने की हिम्मत किसी जानवर की भी नहीं होती थी। लेकिन उस दिन ऐश्वर्या ने तय किया कि अब आर या पार, उसे घर जाना था या फिर कोशिश करते हुए मर जाना था। वो उस कोहरे में घुस गई। वहां का सन्नाटा ऐसा था कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, कोहरा छटने लगा और सामने जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई पेड़ पौधे नहीं थे, वहां एक विशालकाय चट्टान थी और उस चट्टान के बीचों बीच कुदरती नहीं बल्कि धातु का बना एक दरवाजा था। जी हां, एक सुनसान टापू के बीच में एक हाईटेक मेटालिक दरवाजा। उस दरवाजे पर अजीबोगरीब सिंबल बने थे जो रह रहकर नीली रोशनी में चमक रहे थे। ऐश्वर्या धीरे धीरे उसके पास गई। उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस ठंडी धातु को छुआ, बीप बीप बीप, दरवाजे के पास लगी एक स्क्रीन जल उठी। ऐश्वर्या डर के मारे पीछे हटी। यहां बिजली, यहां टेक्नोलॉजी, ये कैसे मुमकिन है? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वहां एक पुराना कंकाल पड़ा था, इंसानी कंकाल। लेकिन उस कंकाल के गले में एक आईडी कार्ड लटक रहा था। ऐश्वर्या ने कांपते हाथों से वो आईडी कार्ड उठाया, उस पर जमी धूल साफ की। उस पर लिखा था, डॉक्टर आर्यन,
प्रोजेक्ट कालचक्र, वर्ष 1945। ऐश्वर्या का दिमाग चकरा गया। 1945 यानी आजादी से भी पहले। लेकिन यह दरवाजा तो आज के जमाने से भी ज्यादा एडवांस लग रहा था। तभी उसे कंकाल के पास एक डायरी मिली, चमड़ी की जिल्द वाली डायरी। उसने डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन स्याही अभी भी दिख रही थी। उसने पढ़ना शुरू किया, और जो उसने पढ़ा उसने उसके 7 साल के संघर्ष को एक नया मतलब दे दिया। डायरी में लिखा था, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो भाग जाओ। ये टापू पृथ्वी पर नहीं है। हम समय के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन समय ने हमारे साथ खेल दिया। ये टापू एक मशीन है। ये मौसम नहीं बदलता, ये काल बदलता है। जब यहां गर्मी होती है तो हम भविष्य में होते हैं, जब ठंड होती है तो अतीत में। हम यहां फंस गए हैं, और वो रक्षक, वो हमें जाने नहीं देगा। ऐश्वर्या ने डायरी बंद की। उसका सिर घूम रहा था। इसका मतलब वो 7 साल से सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रही थी, वो वक्त के थपेड़े सह रही थी। तभी उस बड़े मेटालिक दरवाजे के अंदर से एक भारी आवाज आई, जैसे कोई बड़ी भारी मशीन चलने लगी हो। धड़ धड़ धड़। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से इतना तेज प्रकाश आया कि ऐश्वर्या को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, और उस रोशनी के बीच से एक आकृति बाहर निकली। वो कोई जानवर नहीं था, वो कोई राक्षस नहीं था। वो एक इंसान था, एक बूढ़ा आदमी जिसकी सफेद दाढ़ी जमीन छू रही थी। उसने पुराने जमाने का लैब कोट पहन रखा था, जो अब चीथड़े बन चुका था। वो ऐश्वर्या की तरफ बढ़ा और एक खौफनाक मुस्कान के साथ बोला, स्वागत है ऐश्वर्या, मैं पिछले 70 सालों से तुम्हारे इंतजार में हूं। ऐश्वर्या ने अपना भाला तान लिया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उस बूढ़े ने जो जवाब दिया, उसने ऐश्वर्या के पैरों के नीचे से जमीन ही नहीं, पूरी दुनिया खींच ली। वो बोला, क्योंकि ये प्लेन क्रैश, वो हादसा कोई इत्तेफाक नहीं था बेटी। तुम्हें चुना गया है। इस मशीन को एक चाबी की जरूरत थी, और वो चाबी तुम हो। दोस्तों, ऐश्वर्या सन्न रह गई। क्या उसका पूरा जीवन, उसका यहां आना सब पहले से तय था? क्या वो किसी बड़े खेल का सिर्फ एक मोहरा थी? और वो मशीन आखिर करती क्या है? ऐश्वर्या ने कसकर अपना भाला पकड़ा और उस बूढ़े की आंखों में देखा। उसे पता था कि असली जंग अब शुरू हुई है। बाहर के तूफान से तो वो बच गई, लेकिन इस दरवाजे के पीछे जो तूफान है, उससे वो कैसे लड़ेगी? दोस्तों, ऐश्वर्या उस गुफा में क्यों बुलाई गई? वो बूढ़ा आदमी कौन है? और क्या ऐश्वर्या इस काल द्वीप के चक्रव्यूह को तोड़कर कभी अपने घर वापस जा पाएगी? दोस्तों, 7 साल उसने उस टापू पर बिताए जहां मौसम और जानवर उसके दुश्मन थे। लेकिन अब वो खड़ी थी अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने, एक बूढ़ा वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन, जिसने दावा किया कि ऐश्वर्या का प्लेन क्रैश कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। सोचिए उस पल ऐश्वर्या के दिल पर क्या गुजर रही होगी, गुस्सा, डर या फिर धोखा। उस गुफा के अंदर से नीली रोशनी आ रही थी, और मशीनों के चलने की धड़ धड़ आवाज दिल की धड़कनों से होड़ लगा रही थी। ऐश्वर्या ने अपने भाले को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने चिल्लाकर पूछा, क्या मतलब मुझे चुना गया है? तुम हो कौन? और यहां से शुरू होता है अंत का आगाज। डॉक्टर आर्यन हंसे। वो हंसी किसी पागलपन से कम नहीं थी। उन्होंने इशारा किया और वो भारी मेटालिक दरवाजा पूरा खुल गया। ऐश्वर्या ने जैसे ही अंदर कदम रखा, वो सन्न रह गई। बाहर एक जंगली टापू था, लेकिन अंदर भविष्य था। वो गुफा अंदर से कांच और स्टील की बनी एक विशाल प्रयोगशाला थी। हजारों तारें छत से लटक रही थीं, जैसे किसी मकड़ी का जाल हो, और कमरे के बीचों बीच एक विशालकाय मशीन थी। 2 बड़े लोहे के छल्ले हवा में तैर रहे थे, और उनके बीच एक काला गोल दायरा बना हुआ था, जो लगातार घूम रहा था। डॉक्टर आर्यन बोले, इसे देखो ऐश्वर्या, ये है प्रोजेक्ट क्रॉनिक्स, दुनिया की पहली और आखिरी टाइम मशीन। ऐश्वर्या की आंखों में अविश्वास था। टाइम मशीन? ये सब क्या बकवास है? डॉक्टर आर्यन ने एक बटन दबाया और दीवार पर एक होलोग्राम चल पड़ा। ये बकवास नहीं, विज्ञान है।
1945 में जब दुनिया युद्ध लड़ रही थी, हम यहाँ समय को जीतने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक गलती हुई, एक धमाका हुआ और ये पूरा टापू समय की धारा से कटकर अलग हो गया। यहाँ समय रुकता नहीं बल्कि पागल हो जाता है। इसीलिए बाहर कभी रेगिस्तान होता है तो कभी हिमयुग। ऐश्वर्या का गला सूख रहा था। उसने पूछा, लेकिन इसमें मेरा क्या काम? तुमने मुझे यहां क्यों गिराया? डॉक्टर आर्यन उसके करीब आए। उनकी आंखों में एक जुनून था। क्योंकि ये मशीन इंसानी ईंधन मांगती है, नहीं बिजली नहीं, इसे चाहिए इच्छा शक्ति। पिछले 70 सालों में मैंने कई जहाज गिराए, कई लोग यहां आए, लेकिन सब मर गए। कोई गर्मी से मरा, कोई जानवर का शिकार बना, कोई एक हफ्ता नहीं टिक पाया। डॉक्टर आर्यन ने ऐश्वर्या के चेहरे की तरफ उंगली उठाई। लेकिन तुम अलग निकली। तुमने हार नहीं मानी। तुमने 7 साल तक इस नर्क को झेला। तुमने शैडो बीस्ट को हराया। तुम्हारी रगों में अब जो खून है उसमें वो सर्वाइवल एनर्जी है जो इस मशीन को स्थिर कर सकती है। तुम मेरी चाबी हो ऐश्वर्या। तुम्हारी जान की बदौलत मैं 1945 में वापस जाऊंगा और अपनी बेटी को उस बम धमाके से बचाऊंगा। दोस्तों, अब ऐश्वर्या को समझ आया। उसके 7 साल का संघर्ष, वो भूख, वो प्यास, वो अकेलापन सिर्फ इसलिए था ताकि वो इस पागल वैज्ञानिक के लिए एक बैटरी बन सके। उसे लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। लेकिन फिर उसे गुस्सा आया, वो जंगली गुस्सा जो उसने टापू से सीखा था। ऐश्वर्या ने धीरे से कहा, तो तुम्हें लगता है मैं अपनी जान दे दूंगी ताकि तुम अपना इतिहास बदल सको? डॉक्टर आर्यन चिल्लाए, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने एक रिमोट दबाया। प्रयोगशाला की दीवारों से रोबोटिक भुजाएं निकली और ऐश्वर्या की तरफ झपटी। लेकिन वो भूल गए थे कि वो अब शहर की लड़की नहीं थी, वो काल द्वीप की शिकारी थी। ऐश्वर्या बिजली की रफ्तार से झुकी, एक रोबोटिक हाथ दीवार से टकराया। ऐश्वर्या ने छलांग लगाई और मशीन के कंट्रोल पैनल के ऊपर चढ़ गई। डॉक्टर आर्यन ने एक लेजर गन निकाल ली। नीचे उतरो, वरना मैं तुम्हें यहीं राख कर दूंगा। ऐश्वर्या ने मुस्कुराते हुए अपनी कमर से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। ये वही पत्थर था जो उसने शैडो बीस्ट के पेट से निकाला था। ये पत्थर अत्यधिक गर्मी सोख सकता था। जैसे ही डॉक्टर आर्यन ने लेजर फायर किया, ऐश्वर्या ने वो पत्थर सामने कर दिया। लेजर की किरण पत्थर से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर प्रयोगशाला के मेन पावर सर्वर पे जा लगी। धड़ाम! तारों में आग लग गई। सायरन बजने लगे। वी वूप, वी वूप। मशीन जो शांत घूम रही थी अब बेकाबू होने लगी। वो काले रंग का गोला लाल होने लगा। डॉक्टर आर्यन घबरा गए। नहीं नहीं, तुम क्या कर रही हो? तुम हम दोनों को मार डालोगी। पूरा टापू हिलने लगा। भूकंप के झटके आने लगे। गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। ऐश्वर्या जानती थी कि ये आर पार की लड़ाई है। उसने देखा कि मशीन के बीच में एक पोर्टल बन रहा है। एक तरफ मौत थी, दूसरी तरफ शायद घर या शायद कुछ नहीं। डॉक्टर आर्यन पागलों की तरह मशीन को ठीक करने भागे। मेरी मेहनत, मेरा समय नहीं! ऐश्वर्या ने चिल्लाया, डॉक्टर छोड़ दो इसे, भागो यहां से। लेकिन लालच और जिद इंसान को अंधा कर देती है। डॉक्टर आर्यन उस मशीन की लपटों में घुस गए और अगले ही पल मशीन ने उन्हें निगल लिया। उनका अस्तित्व मिट गया, जैसे वो कभी थे ही नहीं। अब ऐश्वर्या अकेली थी और टापू विनाश की कगार पर था। लैब में आग लग चुकी थी। तभी ऐश्वर्या की नजर एक कैप्सूल पर पड़ी, एक छोटा सा एस्केप पॉड जिसे शायद डॉक्टर ने अपनी इमरजेंसी के लिए बनाया था। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। छत का एक बड़ा हिस्सा गिरा। ऐश्वर्या ने छलांग लगाई और उस कैप्सूल के अंदर कूद गई। उसने दरवाजा बंद किया और लाल रंग का इजेक्ट बटन दबा दिया। शुभ भब 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 भब। कैप्सूल एक रॉकेट की तरह उस गुफा से, उस पहाड़ को चीरते हुए आसमान की तरफ निकला। नीचे वो पूरा टापू, वो जंगल, वो यादें, सब कुछ समंदर के अंदर समाने लगा। एक विशाल भंवर बना और देखते ही देखते काल द्वीप हमेशा के लिए पानी की कब्र में दफन हो गया। अंधेरा, फिर रोशनी। ऐश्वर्या की आंखें एक अस्पताल के बिस्तर पर खुलीं। सफेद दीवारें, दवाओं की गंध और मशीन की बीप बीप आवाज। क्या वो जिंदा थी या ये कोई और सपना था? तभी दरवाजा खुला। एक नर्स अंदर आई और उसके पीछे एक बूढ़ा जोड़ा, उसके मां और पिताजी। लेकिन रुकिए, ऐश्वर्या ने उन्हें देखा। वो बूढ़े हो चुके थे
उनके बाल पूरे सफ़ेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं। माँ दौड़ कर आईं और ऐश्वर्या के गले लगकर रोने लगीं। मेरी बच्ची, तू जिंदा है, हमें लगा था तुम मर गई। ऐश्वर्या ने कांपते हुए पूछा, मॉम, मैं कितने दिन से गायब थी? पिताजी ने आंसू पोंछते हुए कहा, दिन नहीं बेटा, 7 साल, पूरे 7 साल से हम तेरा इंतजार कर रहे थे। ऐश्वर्या ने राहत की सांस ली। समय सही चल रहा था, 7 साल ही बीते थे। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट ये नहीं था। नर्स ने ऐश्वर्या को एक आईना दिया। ऐश्वर्या ने आईने में देखा। उसके माँ बाप बूढ़े हो गए थे, दुनिया बदल गई थी, लेकिन आईने में ऐश्वर्या वैसी ही थी, बिल्कुल वैसी जैसी वो 19 साल की उम्र में उस टापू पर गई थी। उसके चेहरे पर एक भी लकीर नहीं थी, उम्र का एक भी निशान नहीं था। डॉक्टर आर्यन की मशीन ने टापू पर समय को रोक रखा था। ऐश्वर्या की उम्र 7 साल बढ़ी नहीं थी, वो आज भी शारीरिक रूप से 19 की थी, लेकिन उसकी आंखों में, उन आंखों में 100 साल का अनुभव और दर्द था। ऐश्वर्या उस दिन अस्पताल से बाहर निकली। दुनिया उसे एक चमत्कार मान रही थी। अखबारों में सुर्खियां थीं, लड़की जो मौत को हराकर लौटी। लेकिन ऐश्वर्या जानती थी कि वो टापू समंदर में डूबा जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। वो टापू अब उसके अंदर जिंदा था। जब भी वो एसी की ठंडक महसूस करती, उसे टापू की बर्फीली रात याद आती। जब भी वो गैस का चूल्हा जलता देखती, उसे वो रेगिस्तान याद आता। वो उस जादुई मशीन के प्रभाव से अमर हो चुकी थी या श्रापित, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय थी दोस्तों, इंसान हालात से लड़कर जीत सकता है, लेकिन समय अपनी कीमत वसूल ही लेता है। ऐश्वर्या ने अपनी आज़ादी तो पाई, लेकिन बदले में अपना बचपना और अपनी नॉर्मल जिंदगी हमेशा के लिए खो दी। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर जाएं और हवा का रुख बदलने लगे, तो भाग जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कोई टापू आपका इंतजार कर रहा हो।